वर्ब की दो एडवांस फॉर्म होती हैं, एक होती है बेटा फाइनाइट और एक होती है हमारी नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे, सब लोग नोट मत करिएगा, आप सबसे पहले समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है। तो बेटा ऐसी वर्ब, ध्यान देना, ऐसी वर्ब जिन पर टेंस के रूल लगते हैं। क्या लगते हैं? टेंस के रूल लगते हैं, वे फाइनाइट वर्ब होती हैं। पहला सिंपल ये लाइन याद कर लो। ऐसी वर्ब या ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिन पर टेंस के रूल लगते हैं, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली वर्ब हमारी कहलाएगी फाइनाइट। और ऐसी वर्ब जिन पर टेंस के रूल नहीं लगते हैं या जो टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके, सम एग्जांपल्स के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं, इसको नोट नहीं करना है, सिंपल। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, I want to go to, ठीक है, she wants to go to school, they wanted to go to school। ठीक है, अब इन एग्जाम्पल के सहारे आप ये समझेंगे कि कौन सी वर्ब फाइनाइट है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट कैटेगरी में आती है। अब जैसे हमने इस सेंटेंस को देखा तो यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट आई था, इसके बाद क्या आया है? वॉन्ट आया है। दूसरे सेंटेंस हमने देखा कि यहाँ पे जैसे हमने सी करा, मतलब हमने सब्जेक्ट को चेंज करा, तो ये हमारी वर्ब भी क्या हुई? चेंज हो गई। यहाँ पे हमने दे लगाया तो ये सेंटेंस पास्ट में भी चला गया, वांटेड हो गई। यानी कि वी कैन से दैट कि हमारी जो वर्ब है वांट, वांट्स और वांटेड, ये हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है वो हमारी होती है फाइनाइट। अब आगे बढ़िए, आगे आप बढ़ रहे हैं तो हमने ये देखा कि यहाँ पे लिखा है टू गो और टू गो। ये जो टू गो शब्द हमने लगाया है, मतलब गो के पहले टू लगाया है, यहाँ पर ये हमारी चेंज नहीं हो रही है। हम यहाँ पे कोई भी पर्सन दे दें, कोई भी टेंस दे दें, बट यहाँ पे वो चीज चेंज नहीं होगी। तो ऐसी वर्ब जो अपने को चेंज नहीं करेगी वो हो जाएगी कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझना। मैंने कहा यहाँ पे आई एम डांसिंग, मैंने दूसरा कहा यू आर डांसिंग, मैंने कहा ही इज डांसिंग। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई, आई लगाने पर एम आया, यू लगाने पर आर आया, फाइनाइट वर्ब। बट लुक एट हियर, द डांसिंग वर्ड इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। डांसिंग चेंज नहीं हुआ, तो डांसिंग वर्ड हमारा कौन सा हुआ? नॉन फाइनाइट। इस पर टेंस का रूल लग ही नहीं रहा। मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, वह नाच रहा है ना? तो सीधी सी बात है ना, ये जो हमारा आगे, मतलब ये हमारी क्या हुई? ये फाइनाइट वर्ब है, एम एज आर, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है। लेकिन डांसिंग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पड़ रहा क्या? डांसिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हुई? नॉन फाइनाइट। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना बच्चों कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट है क्या? जिन पर टेंस के रूल लग जाए वो फाइनाइट, जिन पर टेंस के रूल नहीं लगे वो नॉन फाइनाइट। ऐसी एक और एग्जांपल देते हैं। हमने कहा आई हैव ईटन फूड, ठीक है, मैंने कहा सी हैज ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड, और मैंने कहा दे हैव, हाँ दो ही तो समझ लो, आई हैव ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड। तो हैव और हैज अकॉर्डिंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। आई के साथ हैव लग गया, सी के साथ हैज लग गया, बट क्या ईटन जो हमारी है वर्ब है ये चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो ईटन कौन सी वर्ब हुई? नॉन फाइनाइट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ कि फाइनाइट वर्ब वो है जिस पे टेंस के रूल लग जाएं और नॉन फाइनाइट वो है जिस पे टेंस की रूल
ना लगे। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, यहाँ पे इतना मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखना है, वीडियो पॉज कर दो। ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक तो है हमारी इन्फिनेटिव, दूसरी है हमारी जेरेंड और तीसरी हमारी है पार्टिसिपल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैटेगरी, व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों, ध्यान देना। हमारी जितनी भी वर्ब है, समझना, हमारी जितनी भी वर्ब है उसमें बस टू लगा दो। आप क्या लगा दो? टू लगा दो, तो बन गई वो क्या? इन्फिनेटिव। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू सिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा टू गो, टू रीड, टू राइट। तो अब ये बताओ, ये बन तो गई है इन्फिनेटिव, लेकिन इनका यूज कैसे होगा? अब यहाँ पे मेन बात ये है कि टू लगाने पर ये बन गई है इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनेटिव। बट इसका यूज कैसा है बेटा, ध्यान रखना। इनका यूज या तो हम करते हैं सब्जेक्टिव, ये हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले प्रोनाउन पढ़ाए थे, या करते हैं ऑब्जेक्टिव, या करते हैं कंप्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट मतलब होता है ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव, बीच में यूज होता है, किसी सेंटेंस के बीच में यूज होता है। तो अब इनको यूज कैसे करें? इनको जब यूज करेंगे बेटा ध्यान दीजिए, जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो ये एक वर्ब नहीं रह जाती, ये बन जाती है हमारी नाउन। किसी वर्ब में टू लगाने पर वो वर्ब के जैसे यूज नहीं होगी, वो बनेगी सीधी नाउन। उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आगे टू रन लगा दिया, ठीक है, और टू रन लगाने पर ये नाउन बन गया कि नहीं बन गया? अब आप कहेंगे नहीं सर ये तो सेंटेंस गलत है, टू रन आगे हो नहीं सकता कभी। तो बेटा हो सकता है, ये हमने कैसे यूज किया है? एज अ नाउन, मतलब इसको हमने बनाया है एज अ क्या? सब्जेक्ट। किसी भी वर्ब में टू लगाने पर उसको सब्जेक्ट बना सकते हो और उसका नाउन के रूप में यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा और अगर डिटेल चाहिए तो टू रन को हम बदल सकते हैं रनिंग में। किसमें? रनिंग में। लेकिन रनिंग शब्द बन जाएगा फिर जेरेंड, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। इसको भी हम नाउन बना देते हैं, जेरेंड में भी नाउन बनाते हैं। तो जैसे हमने लिखना है टू रन, दौड़ना। टू रन का मतलब क्या हुआ बेटा? दौड़ना। अब इनके मतलब नहीं बदल जाएंगे। जैसे रीड मैंने पढ़ना होता था, तो टू रीड का मतलब है पढ़ना, लेकिन सही अर्थ में टू रीड ही होता है पढ़ना। टू सिंग, गाना। जैसे कि आप ऐसा लिख दो, कैसा? टू सिंग इज माई हॉबी। टू सिंग इज माई हॉबी। जैसे आप लोग बोलते हैं सिंगिंग इज माई हॉबी, तो सिंगिंग कहाँ आता है? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऐसी वर्ब या ऐसी नाउन जो हमारा सब्जेक्ट का स्थान ले ले, तो वो बन जाएगी हमारी कौन सी? इन्फिनेटिव। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? अभी देखो हमने टू रन यहाँ लगाया, तो ये हमारी क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे इस सब्जेक्ट का स्थान लिया है। टू सिंग, टू सिंग का मतलब होता है गाना गाना। गाना गाना मेरा क्या है? हॉबी है, शौक है। तो ये अभी कैसे यूज हुए हैं बेटा? सब्जेक्टिव यूज हुए हैं। कैसे यूज हुए हैं? सब्जेक्टिव यूज हुए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? सब्जेक्टिव यूज हुए हैं। टू सिंग, टू गो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं टू स्मोक इज अ बैड हैबिट। क्या लिख दूं मैं? टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, मतलब स्मोक करना क्या है? बुरी बात है। तो ये अभी ये सब नाउन है, इनको वर्ब समझने की गलती ना करें। ये कहलाते तो है नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन काम करते हैं नाउन की जैसे। और ये ऐसे यूज होंगे। टू स्मोक आ जाएगा आगे, टू रन, टू गो, टू सिंग, कुछ भी आ जाएगा। टू के साथ वर्ब आ जाएगी। ठीक है ना, ये होती है इन्फिनेटिव। अब ये सब्जेक्टिव यूज हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव यूज ना हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव भी यूज हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, अभी तो एक एग्जांपल दिया ना मैंने, आई वॉन्ट टू गो, दिया था ना मैंने। क्या दिया था? आई, मैं जाना चाहता हूं। अब आप खुद देखिए यहाँ पे, वांट हमारी क्या हुई? वर्ब हुई। ठीक है, टू गो भी तो एक वर्ब है, लेकिन हम दो वर्ब एक साथ कभी ला नहीं सकते।
लाने का तरीका ये है कि उस वर्ब में या तो आपको टू लगाना पड़ेगा या आईएनजी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? या तो टू लगाना पड़ेगा या फिर आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने गो के पहले क्या लगा दिया? टू गो। तो टू गो हमारी बन जाती है ऑब्जेक्ट। क्या बन गई बेटा? ऑब्जेक्ट। तो हम इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्टिवली कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब अपने स्थान पे है। हमने कहा सी लाइक्स टू स्टडी, ऐसे भी दे सकते हैं ना, सी लाइक्स टू स्टडी, उसको पढ़ना पसंद है। तो देखो लाइक्स हमारी वर्ब है, तो और दूसरी वर्ब हमने कैसे यूज करी है? ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली। ठीक है। अब एक और देखो, आई एम हियर टू वेट फॉर यू, वेट फॉर यू। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ये ना तो सब्जेक्ट के स्थान पे आया है टू वेट, ना ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, किस लिए? टू वेट, तुम्हारे इंतजार के लिए। टू वेट फॉर यू, तो टू के साथ वेट लग गई, मतलब ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट तो बन रहा है लेकिन कॉम्प्लीमेंट आया है। मतलब कॉम्प्लीमेंट के कैसे? इसके पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब ली है। जब किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई हमारा क्या है? इन्फिनेटिव आ जाए, तो वो समझना वो कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश, यू आर हियर टू लर्न। तो देखो अब यहाँ पे ये जो टू लर्न है, ना तो ये सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में इंग्लिश है, सब्जेक्टिव में यू है, और दोनों के बीच में क्या है? टू लर्न। और टू लर्न किसके बाद आया? आर के बाद आया। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लें और उसको हम बीच में ही रख दें तो वो बन जाता है बेटा कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सीखा इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली, कॉम्प्लीमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जेरेंड। तो जेरेंड होता क्या है? इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जेरेंड। ठीक है। जेरेंड एक ऐसी वर्बल नाउन होती है, वर्बल, वर्ब प्लस नाउन। ध्यान देना, जेरेंड को बनाने के लिए वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा हमें। और अगर हमें वर्ब को नाउन बनाना है तो हमें इसमें क्या लगानी पड़ेगी? आईएनजी। सब खेल आईएनजी का है। अब एक चीज देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी जेरेंड है और कौन सा हमारा ये वर्ब है। जैसे मैंने एक लिखा कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। और दूसरा हमने लिखा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ। अब दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए। पहला जो हमारा सेंटेंस है ही इज रनिंग, जो हमें सिंपल टेंस का अर्थ दे रहा है, टेंस का अर्थ दे रहा है कि वह भाग रहा है या वह दौड़ रहा है। यहाँ पे जो रनिंग है वो हमारी क्या है? वर्ब है, ये नाउन नहीं है। और दूसरा हमने लिखा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे रनिंग को हमने सब्जेक्ट का स्थान दे दिया है। और सब्जेक्ट का स्थान जब हम किसी आईएनजी वाली वर्ब को देते हैं तो वो बन जाती है हमारी नाउन। क्या बन जाती है बच्चों? नाउन। अब ये रनिंग है ना, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट का स्थान दे दिया। इसका अर्थ हुआ दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। क्या? दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। एक और उदाहरण, जैसे हमने कहा आई एम रीडिंग। क्या बोला मैंने बेटा? आई एम रीडिंग। इसका अर्थ क्या है? मैं पढ़ रही हूँ। क्या भूल गए? आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने कहा रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है, पढ़ना मेरा शौक है। तो यहाँ एक चीज और क्लियर हो गई, यहाँ पे रीडिंग हमें क्या बता रही है? वर्ब, क्रिया। लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग है ये नाउन का स्थान लिया है इसने, है ना, तो ये नाउन बताएगी। जेरेंड का अर्थ ही यही है कि किसी वर्ब को, आईएनजी वाली वर्ब को जब हम सब्जेक्टिव के स्थान पे रखें या ऑब्जेक्टिव के स्थान पे रखें या कंप्लीमेंट भी बना दें तो वो बन जाएगी जेरेंड। जैसे अभी हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा, अब आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी देख लीजिए।
ऑब्जेक्टिव रूप में कैसा, मैंने कहा आई लव फिशिंग, आई लव, मुझे फिशिंग करना बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई लव, ये तो क्या हो, ये तो वर्ब है ना, वर्ब है ये, बट यहाँ पे जो फिशिंग आ गया, आईएनजी आ गई, तो ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी जेरेंट बन गई है बच्चों। आईएनजी का ये पीछे कर दिया ना, और ये यहाँ कोई कंटिन्यू बात नहीं बता रहा, मुझे फिशिंग पसंद है। यू लाइक डांसिंग, यू लाइक क्या, डांसिंग, तो ये तो वर्ब है ना, लाइक। वर्ब के बाद ही आती है जेरेंट, ध्यान देना, जेरेंट का यूज ऑब्जेक्टिवली अगर हम करते हैं तो ये कहाँ आएगी, वर्ब के बाद यू लाइक डांसिंग, ठीक है। और मैंने कहा क्या, आई लाइक सिंगिंग। बात समझ में आ रही है ना, जेरेंट समझ में आ रहा है बेटा। जेरेंट को या तो सब्जेक्टिवली यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिवली यूज कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा समझ में, क्लियर है। आप लोग हमेशा एक वर्ड पढ़ते हो, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये जेरेंट है ना। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट हो गया। तो कहीं ना कहीं जेरेंट का काम क्या है, जेरेंट का काम है वर्ब को नाउन बना देना और सब्जेक्टिवली यूज करना और इसको ऑब्जेक्टिवली यूज करना। तो ये चीज आप क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बताओ हमें। जेरेंट समझ में आ गए, इन्फिनेटिव समझ में आ गए, फाइनाइट वर्ब समझ में आ गई और नॉन फाइनाइट समझ में आ गई।